Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 9, Rana Pratap Singh. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 9 और आज की जो कहानी है वो हकीकत पर मबनी है और ये कहानी है राणा प्रताप सिंह से मुताल्लिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और इसमें है सन 1576 में हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई राणा प्रताप और अकबर के बीच हुई। ओके, तो यहाँ पर सन के लिए हम ईयर बोलते हैं, यानी सन को हम जो है सिर्फ ए ले, यानी इसके लिए हम कोई लाने की ज़रूरत नहीं है, सन हम अंग्रेज़ी में नहीं लाते हैं। तो ये हल्दी घाट की मशहूर लड़ाई ये आपका है और हल्दी घाट एक जगह है राजस्थान में। मशहूर का मतलब होता है फेमस, लड़ाई का मतलब होता है बैटल। ओके, राणा प्रताप ये बादशाह थे और अकबर भी बादशाह थे और के बीच बिटवीन होने का मतलब टेक प्लेस। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे इन 1576 द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं सन 1900 यानी 1576 में इन 1576। अब यहाँ पर आपको सन लाने की ज़रूरत नहीं, इसका माना आधा हो गया। ठीक है, ये उर्दू की ताबीर है, आपको यहाँ पर ये लाने की ज़रूरत नहीं है या सेंचुरी या ऐसा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हो गया। हल्दी घाट की मशहूर लड़ाई ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके, उसके बाद होना टेक प्लेस, तो टुक प्लेस। उसके बाद राणा प्रताप और अकबर के बीच, तो इसलिए हमने कहा बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर। ओके, तो ये आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं। आई होप इट वाज क्लियर। आगे चलते हैं। राणा प्रताप के पास सिर्फ 12,000 बहादुर राजपूत सिपाही थे, लेकिन अकबर उनके मुकाबिल 2 लाख से ज्यादा सिपाही मैदान में लाया। ओके, तो राणा प्रताप के पास सिर्फ 12,000 बहादुर राजपूत सिपाही थे, ये आपका एक हिस्सा हो गया, लेकिन अकबर उनके मुकाबिल या उनके मुकाबले 2 लाख से ज्यादा सिपाही मैदान में लाया। ये आपका दूसरा जुमला हुआ। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे राणा प्रताप हैड ओनली 12,000 ब्रेव राजपूत सोल्जर्स बट अकबर केम टू द फील्ड विद मोर देन 200,000 सोल्जर्स अगेंस्ट हिम। ओके, तो राणा प्रताप के पास थे, इसको कैसे कहेंगे? राणा प्रताप हैड ओनली, यानी राणा प्रताप हैड, राणा प्रताप के पास थे क्या थे? सिर्फ 12,000 बहादुर राजपूत सिपाही। इसको कहेंगे ओनली 12,000 12,000 बहादुर राजपूत सिपाही, ब्रेव राजपूत सोल्जर्स। राइट, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, राजपूत ये कबीला है, ठीक है, राजपूत बोलते हैं।
और सिपाही का मतलब होता है सोल्जर। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे? राणा प्रताप के पास 12,000 बहादुर राजपूत सिपाही थे। इसको हम कहेंगे राणा प्रताप हैड ओनली 12,000 ब्रेव राजपूत सोल्जर्स। अब आगे है, लेकिन अकबर उनके मुकाबिल 2 लाख से ज्यादा सिपाही मैदान में लाया। बट अकबर केम टू द फील्ड, यानी लेकिन अकबर मैदान में लाया। क्या लाया? द अकबर कम टू द फील्ड विद। कम विद का मतलब होता है कोई चीज लाना। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर कम विद का तर्जुमा किया। ओके, तो लेकिन अकबर मैदान में लाया, बट अकबर केम टू द फील्ड विद क्या चीज? 2 लाख से ज्यादा सिपाही या ज्यादा सिपाही। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे मोर देन 200,000 सोल्जर्स, उनके बिलमुकाबिल अगेंस्ट देम, यानी इनकी जो फौज थी उनके बिलमुकाबिल। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ। मुकाबिल का मतलब खिलाफ, तो इसलिए हमने कहा अगेंस्ट हिम। ओके, तो राणा प्रताप के पास ही 12,000 बहादुर राजपूत सिपाही थे। इसको हम कहेंगे राणा प्रताप हैड ओनली 12,000 ब्रेव राजपूत सोल्जर्स, लेकिन अकबर उनके मुकाबिल 2 लाख से ज्यादा सिपाही मैदान में लाया। बट अकबर केम टू द फील्ड विद मोर देन 200,000 सोल्जर्स अगेंस्ट हिम। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, उस मुसलमान फौज के सिपह सालार सलीम और राजा मान सिंह थे। यह आपका जुमला बहुत आसान है, तो कहेंगे द कमांडर ऑफ दिस मुस्लिम आर्मी वर सलीम एंड राजा मान सिंह। ओके, तो इस यानी इस है, इस मुसलमान फौज के सिपह सालार, कमांडर ऑफ दिस मुस्लिम आर्मी। ओके, और उसके बाद चूंकि प्लूरल था इसलिए हमने वर इस्तेमाल किया। कौन थे? सलीम, सलीम और राजा मान सिंह एंड राजा मान सिंह। ओके गाइस, ओके गाइस, तो ये हमारा तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं। आगे है, राणा प्रताप और उसकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह मुसलमान फौज पर टूट पड़े, यानी टूट पड़ी, यहाँ पर पड़ी होगा, गलत हो गया, पड़ी। ओके, उसकी फौज भूखे भेड़ियों की तरह मुसलमान फौज पर टूट पड़ी, यहाँ पर पड़ी होगा। ओके, इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे राणा प्रताप एंड हिज आर्मी अटैक द मुस्लिम आर्मी लाइक हंग्री वोल्व्स। तो यहाँ पर राणा प्रताप और उसकी फौज, ये आपका सब्जेक्ट बना, राइट? तुम कहेंगे राणा प्रताप एंड हिज आर्मी। उसके बाद टूट पड़ने का क्या मतलब है? अटैक करना है। यहाँ पर टूट पड़ने का मतलब अटैक, और जब अटैक होता है तो किसी जगह पे होता है, ठीक है? तो मुसलमान फौज पर अटैक किया, नहीं टूट पड़े, तो अटैक्ड मुस्लिम आर्मी, अटैक्ड मुस्लिम आर्मी, मुसलमान फौज पर टूट पड़े भूखे भेड़ियों की तरह, लाइक हंग्री वोल्व्स। ओके, कैसे टूट पड़े? लाइक हंग्री वोल्व्स। वोल्व्स का मतलब भेड़िए और भूखा मतलब हंग्री, राइट? तो यह हमारा जुमला हुआ, बहुत आसान सा था। इसको हम कैसे कहेंगे? राणा प्रताप और उसकी फौज, या आप उनकी फौज कर दें, चूंकि बादशाह थे, इज्जत करनी चाहिए हमें, भूखे भेड़ियों की तरह मुसलमान फौज पर टूट पड़ी। तो कहेंगे राणा प्रताप एंड हिज आर्मी अटैक्ड द मुस्लिम आर्मी लाइक हंग्री वोल्व्स। ओके, उसके बाद है, थोड़ी ही देर में सारा मैदान जंग सिपाहियों की लाशों से भर गया। ओके, तो ये बहुत आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इन नो टाइम द इंटायर बैटल फील्ड वॉज फिल्ड विद डेड बॉडीज ऑफ सोल्जर्स। ओके, ये आपका जुमला हुआ। इसको हम कहेंगे थोड़ी ही देर में, इन नो टाइम। थोड़ी ही देर में क्या बोलेंगे हम? इन नो टाइम, थोड़ी ही देर में, इन नो टाइम सारा मैदान जंग, द इंटायर बैटल फील्ड, सारा का मतलब इंटायर, ठीक है, यानी जिस जगह पे लड़ाई हो रही थी, तो मैदान जंग के लिए बोलते हैं बैटल फील्ड। मैदान जंग के लिए क्या बोलते हैं? बैटल फील्ड। उसके बाद भर जाना, वॉज फील्ड, भर गई, यानी मैदान भर गया। ओके, तो वॉज फील्ड इस तरह बोलेंगे। ओके, किससे? विद डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स, सिपाहियों की लाशों से, विद डेड बॉडीज ऑफ सोल्जर्स। फील्ड विद का, फील्ड के साथ हम विद इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने विद कर दिया, राइट? तो इन नो टाइम
उसके बाद द इंटायर बैटल फील्ड, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, फील्ड विद डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स, ये आपका पूरा रिलेटेड टू वर्ब है। ओके, तो थोड़ी ही देर में सारा मैदान जंग सिपाहियों की लाशों से भर गया, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इन नो टाइम द इंटायर बैटल फील्ड वॉज फील्ड विद डेड बॉडीज ऑफ सोल्जर्स। ओके गाइस, तो ये हमारा जुमला हुआ है और पहला पैराग्राफ हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ? आगे है कुत्ते, कौवे, गिद्ध और चील खूब पेट भरकर दावत उड़ा रहे थे। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे dogs, crows, vultures and eagles were feasting on their fill. ओके, तो यहाँ पर हमने कहा कुत्ते पूरा सब्जेक्ट है, कुत्ते, कौवे, गिद्ध और चील, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। पेट दावत उड़ाना ये आपका वर्ब है, खूब पेट भर कर के आपका एडवर्ब है। ओके, तो पहले हम सब्जेक्ट को कहेंगे डॉग्स, क्रॉस, वल्चर्स एंड ईगल्स, कुत्ते, कौवे, गिद्ध और चील दावत उड़ा रहे थे। वर फीस्टिंग, फीस्ट का मतलब होता है दावत खाना, दावत उड़ाना ये आपकी ताबीर है उर्दू, इसको हम अंग्रेजी बोलते हैं फीस्ट। ओके, पेट भरकर ऑन देयर फिल, फिल का मतलब यानी जब तक पेट ना भर गया हो। आप यहाँ पर कह सकते हैं ऑन देयर हार्ट्स कंटेंट भी आप कर सकते हैं, ऑन देयर हार्ट्स कंटेंट जी भर करके। ओके, तो खूब पेट भरकर यानी ऑन देयर फिल हमने इस्तेमाल किया। ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ, कुत्ते, कौवे, गिद्ध और चील खूब पेट भरकर दावत उड़ा रहे थे, इसको हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे डॉग्स, क्रोज, वल्चर्स एंड ईगल्स वर फीस्टिंग ऑन देयर फिल। ओके, आगे चलते हैं। आगे आखिर में कुछ फासले पर प्रताप ने एक हौदे वाला हाथी देखा। क्या जुमला है? आखिर में कुछ फासले पर, आखिर में कुछ फासले पर प्रताप ने एक हौदे वाला हाथी देखा। ये आपका आखिर में, असल में प्रताप ने एक हौदे वाला हाथी देखा कुछ फासले पर आखिर में। ठीक, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में हम कहेंगे एट लास्ट, एट सम डिस्टेंस, प्रताप सॉ एन एलिफेंट विद हौदा। ओके, तो यहाँ पर आखिर में के लिए हम बोलते हैं एट लास्ट, आखिर में। ओके, कुछ फासले पर, एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर, एट सम डिस्टेंस, तो हो गया आखिर में कुछ फासले पर। तो ये हो गया आखिर में कुछ फासले पर, एट लास्ट, एट सम डिस्टेंस, प्रताप ने एक हौदे वाला हाथी देखा, प्रताप सॉ एन एलिफेंट विद हौदा। यहाँ पर हौदे वाला हाथी का मतलब यानी ऐसा हाथी जिस पर हौदा था। हौदा का क्या होता है? हौदा का मतलब होता है जिसमें बैठते हैं, ठीक है, उसको हौदा बोलते हैं। तो यहाँ पर हौदे वाला हाथी का मतलब एलिफेंट, हैविंग हौदा भी आप कर सकते हैं, ऑन इट, हैविंग हौदा ऑन इट, बट विद हौदा यानी हौदे के साथ, यानी हौदे के साथ होना का मतलब हौदे वाला होना। तो यहाँ पर हमने विद का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर कह सकते हैं एन एलिफेंट हैविंग हौदा ऑन इट। ओके, चूंकि हौदा ये इंडियन चीज़ है और अमेरिका वगैरह में यानी जो इंग्लिश वाले हैं वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एज इट इज़ इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए इसको हौडा ही वो बोलते हैं। ओके, अब हो सकता है कोई और इंग्लिश हो, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। ओके, तो आखिर में कुछ फासले पर, एट लास्ट, एट सम डिस्टेंस, प्रताप ने एक हौदे वाला हाथी देखा, यानी प्रताप सॉ एन एलिफेंट विद हौदा। ओके, आसान सा जुमला था। आगे क्या हुआ? और उसको मान सिंह का हाथी समझकर उसने अपना वफादार घोड़ा चेतक को उधर की जानिब बढ़ा दिया। तो यहां पर है और उसको मान सिंह का हाथी समझकर, ये हो गया, उसने अपना वफादार घोड़ा चेतक को उधर की जानिब बढ़ा दिया, यानी दौड़ा दिया, ये मतलब हुआ। ओके, तो पहले हम इसका करेंगे और इसको मान सिंह का हाथी समझकर, तो इस पूरे हिस्से को अंग्रेजी में कहेंगे एंड मिस्टेकिंग इट फॉर मान सिंह's एलिफेंट। कैसे करेंगे? एंड मिस्टेकिंग इट फॉर मान सिंह एलिफेंट। जब हम कोई चीज गलती, जहां पर मिस्टेक का मतलब होगा यहाँ पर गरचे समझ कर लिखा हुआ है,
यहाँ पर समझने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि जानबूझकर, बल्कि इसका मतलब है कि गलती से और उसको मान सिंह का हाथी समझकर। ये मतलब है कि गलती से उसका हाथी समझकर, ये मतलब है। ओके, तो इसलिए अंग्रेजी में हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे और कहेंगे मिस्टेक फॉर, यानी गलती से कोई चीज़ समझ लेना। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया कि एंड मिस्टेकिंग इट फॉर मानसिंह एलिफेंट की, और गलती से इसको मानसिंह का हाथी जानकर, गर्चे इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है लेकिन यहाँ पर मिस्टेक फॉर में वो चीज़ आ जा रही अंग्रेजी में। ओके, यानी गलती से कोई चीज़ समझने के लिए आप बोलेंगे आई मिस्टूक इट फॉर योर अम्ब्रेला। पर मिसाल के तौर पर कि मुझे लगा कि आपका ये अम्ब्रेला है, तो आप कहेंगे आई मिस्टूक दिस अम्ब्रेला फॉर यू। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आपका हाथी यानी सिंह उनका हाथी समझकर गलती से। तो मिस्टेक फॉर इसका मतलब गलती से किसी का कोई चीज़ समझ लेना, मान लेना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ताबीर इस्तेमाल की है। ओके, वरना समझने के लिए हम अंडरस्टैंड लाते हैं। और अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा ही करना चाहते हैं और उसको मान सिंह का हाथी समझकर, तो आप कह सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग इट द एलिफेंट ऑफ मान सिंह बाय मिस्टेक। तो ये आपका बहुत लंबा हो जा रहा है, यानी लंबा हो गया, तो हम शॉर्टली कहते हैं एंड मिस्टेकिंग इट फॉर मान सिंह एलिफेंट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना वफादार घोड़ा चेतक को उधर की जानिब बढ़ा दिया। इसको हम कैसे कहेंगे, he led his faithful horse चेतक towards it। ओके, तो उसने अपना वफादार घोड़ा बढ़ा दिया। लीड का मतलब होता है आगे ले जाना, है ना, लीडर इसी से, तो इसलिए यहाँ पर लीड कर दिया। और एंड ही लेड, यहाँ पर उसने बढ़ा दिया हो गया। ठीक है, क्या चीज, अपना घोड़ा, हिज हॉर्स, वो घोड़ा कैसा था, वफादार था, तो यहाँ पर सिफत आ जाएगी फेथफुल हॉर्स, और घोड़े का नाम चेतक था, तो इसलिए हमने यहाँ पर चेतक कर दिया। आप चेतक को पहले ला सकते हैं, आप कह सकते हैं ही लेड चेतक हिज फेथफुल हॉर्स, आप चेतक को पहले ला सकते हैं। ओके, लेकिन कॉमा के दरमियान आप रखेंगे चेतक को, तो ही लेड हिज फेथफुल हॉर्स कॉमा चेतक कॉमा। ओके, लेकिन अगर आप चेतक को पहले लाते हैं तो आप हिज फेथफुल हॉर्स को 2 कॉमा के दरमियान रखेंगे, यानी जिसको आप लास्ट में लाएंगे उसको 2 कॉमा के दरमियान रखेंगे। ओके, तो ही लेड हिज फेथफुल हॉर्स चेतक टुवर्ड्स इट, यानी हाथी की तरफ। तो ये हमारा जुमला हो गया। ठीक, तो और उसको मानसिंह का हाथी समझकर उसने अपना वफादार घोड़ा चेतक को उधर की जानिब बढ़ा दिया। इसको अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे, एंड मिस्टेकिंग इट फॉर मानसिंह एलिफेंट ही लेड हिज फेथफुल हॉर्स चेतक टुवर्ड्स इट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्या हुआ, लेकिन अफसोस ये हाथी सलीम का था, लेकिन अफसोस ये हाथी सलीम का था। इसको आप कैसे कहेंगे, बट सैडली दिस एलिफेंट वॉज ऑफ सलीम। ओके, लेकिन अफसोस का क्या करेंगे आप, बट सैडली, यानी लेकिन अफसोस का मतलब ये है, लेकिन अफसोस की बात ये है, ये मतलब है यहाँ पर। लेकिन अफसोस कैसे कहेंगे आप, बट सैडली ये हाथी सलीम का था, दिस एलिफेंट वॉज ऑफ सलीम। ओके, दिस एलिफेंट ये हाथी वॉज था ऑफ सलीम, सलीम का। राइट, आप इसको कह सकते हैं दिस वॉज सलीम्स एलिफेंट। ओके, और आप ऑफ के जरिए भी कह सकते हैं। ओके गाइस, तो लेकिन अफसोस ये हाथी सलीम का था, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे बट सैडली दिस एलिफेंट वॉज ऑफ सलीम। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आगे है, प्रताप ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि हौदे की रस्सियां कट गईं और जमीन पर गिर पड़ी। ओके, तो यहाँ पर है, प्रताप ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि हौदे की रस्सियां कट गईं। इसमें 2 हिस्से हुए, प्रताप ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि हौदे की रस्सियां कट गई, दूसरा हिस्सा हुआ, और जमीन पर गिर पड़ी, ये आपका तीसरा हिस्सा हुआ। ओके, इस चीज को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे प्रताप स्ट्रक द हैंड ऑफ द स्वॉर्ड इन सच अ वे दैट द रोप्स ऑफ हौदा वर कट एंड फेल टू द ग्राउंड। ओके, तो प्रताप ने तलवार का ऐसा हाथ मारा, इसको आप कैसे कहेंगे, प्रताप स्ट्राइक से स्ट्रक द हैंड ऑफ द स्वॉर्ड, यानी स्ट्राइक आप हैंड ना लगा करके आप डायरेक्टली
द प्रताप स्ट्रक द स्वॉर्ड भी आप कर सकते हैं, ओके। और इस तरह ऐसा हाथ मारा, ऐसा के लिए हम इन सच अ वे की डेट, ऐसा की लिए आप कराएंगे इन सच अ वे डेट। और अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें इन सच अ वे डेट तो इसका मतलब होगा ऐसे तरीके से मारा कि, यहाँ पर ऐसा का मतलब ऐसे तरीके से यही माना है, ओके। तो प्रताप स्ट्रक द हैंड ऑफ द स्वॉर्ड या स्ट्रक द स्वॉर्ड इन सच अ वे, ऐसा मारा कि डेड हो गया। हौदे की रस्सियां कट गई, द रोप्स ऑफ हाउदा वर कट, यहाँ पर कट गई, ओके, कट पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। तो रोप्स ऑफ हाउदा वर कट, कट गई और जमीन पर गिर पड़ी, एंड फेल टू द ग्राउंड। यहाँ पर जमीन का मतलब अर्थ नहीं, अर्थ का मतलब पूरी जमीन यानी जमीन का पूरा हिस्सा होता है। आप अर्थ भी कर सकते हैं बट ग्राउंड ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर जमीन के गिरने का मतलब जमीन की सतह पर गिर गई वो चीज, यानी रस्सियां गिर गई, ओके, ये माना है, ओके। तो प्रताप ने तलवार का ऐसा हाथ मारा, प्रताप स्ट्रक द हैंड ऑफ द स्वॉर्ड इन सच अ वे कि हौदे की रस्सियां कट गई, डैड द रोप्स ऑफ हौदा वर कट, और जमीन पर गिर पड़ी, एंड फेल टू द ग्राउंड, ओके। आगे है, आज अकबर का वाहिद जानशी सलीम सदा के लिए सो जाता अगर हौदे में लोहे का कवच ना होता। क्या है? आज अकबर का वाहिद जानशी सलीम सदा के लिए सो जाता अगर हौदे में लोहे का कवच ना होता। ओके गाइस, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे टुडे Akbar's only successor Salim would have fallen asleep once and for all if there had not been an armor. Okay? तो यहाँ पर आज के लिए हम बोलते हैं टुडे। अकबर का वाहिद जानशी, अकबर्स ओनली सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होगा जानशी, ओके। जानशी का क्या मतलब होता है? वारिस आप कह सकते हैं, जो उसके बाद आने वाला है या जो चीज उसके आने वाले के बाद के हिस्से में जाएगी, ओके। तो वाहिद जानशी ओनली सक्सेसर अकबर का, अकबर्स, राइट। आगे के बाद सलीम, ये अकबर का वाहिद जानशी का बदल है, यानी सलीम ही है वो, तो इसलिए हमने इसको कॉमा के दरमियान रखना, दो कॉमा के दरमियान सलीम, यहाँ पे भी कॉमा, ओके। सदा के लिए क्या हम बोलते हैं? सदा के लिए नहीं, हमेशा के लिए बोलते हैं वंस एंड फॉर ऑल। सदा के लिए नहीं, हमेशा के लिए इसको बोलते हैं वंस एंड फॉर ऑल। उसके बाद सो जाना का मतलब यानी मर जाना, हमेशा यानी मर जाना, तो फॉलन asleep, ओके। तो आज अकबर का वाहिद जानशी सलीम हमेशा के लिए सो जाता, इसको हम कैसे बोलते हैं? अकबर्स ओनली सक्सेसर सलीम वुड हैव फॉलन asleep once and for all, ओके। अगर हौदे में लोहे का कवच ना होता, इफ देयर हैड नॉट बीन एन आर्मर, तो ये आपका शर्तिया जुमला है, असल में है अगर हौदे में लोहे का कवच ना होता तो आज अकबर का वाहिद जानशी सलीम हमेशा के लिए, सदा के लिए सो जाता। तो इसीलिए आप देख सकते हैं पास्ट की बात चल रही है, यानी अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, तो इसलिए हमने इसको हैड में कर दिया, और जो जवाब शर्त है उसको हमने वुड हैव फॉलन में कर दिया, यानी कि उसको हमने वुड के साथ इस्तेमाल किया और हैव के साथ इस्तेमाल किया, जो कि कायदे के एतबार से, राइट। तो आज अकबर का वाहिद जानशी सलीम सदा के लिए सो जाता, इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे टुडे अकबर्स ओनली सक्सेसर सलीम वुड हैव फॉलन asleep once and for all अगर हौदे में लोहे का कवच ना होता, if there had not been an armor। ओके गाइस, तो यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म हुई, जो कि अकबर और प्रताप सिंह के बारे में बात की गई है, ओके। तो यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।